हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिज़ॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025 के लिए यूपीएसआई 2021 के पेपर सेट लेकर आई हूँ। कैसे क्या आता है आपको दिखाना है, ठीक है ना? आई होप कि आपने जो कल करवाया गया था कि 12/11/2021 का पहली पाली का सेट मैंने कल करवाया था। आज हम लोग बातचीत करेंगे 12/11/2021 के सेकंड पाली का, जिसमें हिंदी और जीएस हम लोग देख रहे हैं 80 क्वेश्चन और उनको आप सभी लोगों को भी वही करना है जो यहाँ व्याख्या सहित 1 घंटे में करा रहे हैं, बल्कि इन दोनों सब्जेक्टों को आपको 1 घंटे से कम समय देना है, क्योंकि अभी तो हम व्याख्या पढ़ रहे हैं, व्याख्या बता रहे हैं, कुछ अदर चीजें भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। तो इस वजह से 1 घंटे कुछ मिनट की क्लासें लगातार जारी हैं और ऐसे भी आपको लगातार बातें बताई जा रही हैं इस वजह से। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इन दोनों सब्जेक्टों को बहुत मतलब 1 घंटे टाइम नहीं देना है, क्योंकि उधर रीजनिंग और मैथ है, उनको सँभालना होता है। तो आप प्रयास करें कि जैसे 20 मिनट में आप हिंदी कर लें 40 क्वेश्चन और 30 मिनट में आप 30 मिनट भी ना लें 40 क्वेश्चन जीएस के पढ़ने में। मतलब टोटल आप 50 मिनट, 10 मिनट इधर भी बचाएँ। आप ये बनाकर ही घर से चलें, तभी आपके 120 मिनट का पूरा डाटा आपके पास होगा और वहाँ पर बैठ करके पेपर अच्छे से इत्मीनान से बहुत तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो यूपीएसआई 2025 के लिए एग्जाम डेट देखिए, अगर दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा, जनवरी में हल्के-हल्के से चांस है, लेकिन अगर हम कह दें कि जनवरी में भी नहीं होगा तो ये मेरी मूर्खता है, सीधी-सी बात बोले। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा 1 महीने पहले बताया गया कि 1 महीने पहले हम आपको बता देंगे एग्जाम कब होगा। अगर वो दिसंबर में बता देते हैं कि जनवरी में एग्जाम होगा, तो इसलिए हम केवल दिसंबर मानकर चल रहे हैं कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा। जनवरी में आपका एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अब आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम डेट कब देते हैं। लेकिन आपको जैसे कि थोड़ी-थोड़ी सी खबरें हैं कि चांसेस थोड़ा-सा कम लग रहे हैं जनवरी में भी। बाकी देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कब एग्ज़ाम डेट दी जाती है। और एक आपको बात बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा आप सभी के बीच में यूपी होमगार्ड, जिसके 41,400 424 पोस्ट आई, उसके लिए हमारे यहाँ एक कोर्स भी चल रहा है। तो आप सभी लोग जाकर के विज़िट भी कर सकते हो। आप इस आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं ना, और यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कैसे क्या है, ठीक है ना? मात्र और मात्र अभी पहले स्टूडेंट मतलब पहले और पहले पाँव का नाता है। पहले 100 स्टूडेंटों के लिए फीस मात्र ₹21 होने वाली है और 30 नवंबर 2025 तक इसमें लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग आए, विज़िट करें, देखें। ₹21 में वैसे तो बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सोचो तो ₹21 बहुत कुछ होते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं यहाँ पैसे कमाऊँ, सीधा-सा बात आप भी समझ रहे हैं। अगर 21 गुणे 100 करोगे तो ₹2100 होता है। कितना होता है? ₹2100 होता है। यहाँ पर हम लोग 4-4 हज़ार का वाईफ़ाई रिचार्ज करा लेते हैं, ठीक है ना? तो कोई इश्यू नहीं है। बस इसलिए कि एक मतलब आपको एक बंधन की तरह पढ़ाया जाए। बंधन समझते हो ना? जैसे भाई-बहन का कोई बंधन होता है, भाई-बहन का एक बंधन होता है कि ना, तो उससे प्यार बढ़ता है, दुलार बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। उस बंधन वो ₹21 के लिए आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे, है ना? पूरा कोर्स पढ़ेंगे ₹21 में। कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपको मतलब कि आप या ₹21 में हम महल खड़ा कर लेंगे या आप ₹21 में। लेकिन हम उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कहते हैं जो जिनके पास नहीं है, उनके लिए ₹21 सच में बहुत कुछ होते हैं। ठीक है ना? तो मुझे उस बात का इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी ये सारे दिन देख रखे हैं कि ₹10 भी बहुत होते हैं। अभी भी गाँव वगैरह में आप जाओगे तो ₹10 लोग आने-जाने के टाइम देते हैं। अभी भी गाँव वगैरह में ₹10 माने जाते हैं। ये तो शहरों के चोचले हो चुके हैं कि 500 के नीचे बात ही ना करो, है ना? नहीं तो तब मानदान को 5-500 दिए जाते थे। और ऐसे मानदान को ना, समझ रहे हो ना, कि मतलब कि ये मेरे दामाद हैं, ये दामाद हैं, वो ये है, फलाँ है, उस तरह। ठीक है ना? कि ये मेरे मौसा हैं, तब भी नहीं दिए जाते थे, अब दिए जाने लगे हैं गाँव वगैरह में। लेकिन ₹21 में सोचो तो बहुत कुछ नहीं, आप 2 दिन की फुल्की मतलब आप 4 टिकिया समझ लीजिएगा तो खा सकते हैं। ₹20 की टिकिया मिलती है, 20 की, 25 की, 30 की, 35 की, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है।
लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 21 रुपए आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि यूपी होम गार्ड में 100 क्वेश्चन आने जीएस के। और अगर आप सोचेंगे विचारेंगे कि लें कि ना लें, तो फिर आप रहन दीजिएगा, आप कहीं और से ले लीजिएगा जहाँ 99 रुपए, 199 रुपए, 299 रुपए, जो भी है आप ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जीएस के 100 क्वेश्चन आने हैं और वो जीएस आपको पूरी पूर्णतया जो मैंने बताई भी थी और बुक भी दिखाई थी, वो आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। पीडीएफ भी साथ में देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर जिनको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आप मतलब पेमेंट भी कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर ग्रुप में डाल दिया जाएगा साथ में। चलिए आगे आते हैं। आज हम लोग 11/12/2021 के पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि यूपीएसआई 2025 की जो 4543 पोस्ट है, कितनी 4543 पोस्ट है, इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिएगा क्योंकि ये पोस्टें बढ़ने वाली भी हैं। यूपीपी 2025 की जो वैकेंसी आनी थी कि नवंबर में, मिड नवंबर में आ जाएगी, अभी लास्ट नवंबर का सप्ताह चल रहा है और हाल फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि वैकेंसी अभी दिख नहीं रही है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हो सकता है दिसंबर में आ जाए, लेकिन अभी नवंबर में कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं यूपी पुलिस की वैकेंसी का। तो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आप यूपी होमगार्ड की तैयारी के लिए, यूपीएसआई की तैयारी के लिए कमर कस लीजिएगा और तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। आइए चलते हम लोग अपनी क्लास के लिए और फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता ही चलेगा। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कारवां आगे ही चलना है, पीछे नहीं जाने वाला है। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपीएसआई 2021 का जो पेपर है उसकी क्लासें यहाँ पर आपकी सबकी ली जा रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, आ जाते हैं, आते हैं, ठीक है ना, आ जाइए भाई। ओके ओके, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए, ठीक है, ओके। तो आते हैं, तो देखा जाए जैसे हम्म कहा गया ये द्वितीय पाली है, किसकी दूसरी पाली की बात है इसमें, ठीक है ना। किसकी बात कही गई, दूसरी पाली की बात, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे 40 क्वेश्चन हिंदी के हम कराने वाले हैं, ठीक है। कितने, 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जीएस के कराने वाले हैं। टोटल आप देखोगे तो 80 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन में फिर से हम आपको टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों को कर पाएंगे। तो आप करते चलना, आनंद लीजिएगा इन सारी चीजों का। थोड़ा सा आप लोग हिंदी देखो, हिंदी पुरानी नहीं होती, क्या होती, हिंदी कभी पुरानी नहीं होती है, ठीक है ना। तो हिंदी में आप बढ़िया से इसका रिवीजन करो 40 क्वेश्चनों का, क्योंकि हिंदी के सिलेबस भी वही है, चीजें भी वही हैं। हो सकता है कि आपके ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नजर आ जाए, ठीक है ना। माफी चाहते हो, फोन आ गया था थोड़ा सा ना, तो उसकी वजह से अगर आवाज आ रही थी तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। आ दो भाई, फिर धीरे धीरे ये कारवां आपका बढ़ता भी जाएगा और आपको आनंद भी आने लगेगा, ठीक है। क्या आना है, आनंद आना बहुत जरूरी है आप लोगों को। विदाउट आनंद आप पढ़ाई ही नहीं कर पाओगे। ये बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आइए, तो धीरे धीरे इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग शुरू करते हैं और आपके समझ सबसे पहले हिंदी आती है, क्या आती है, हिंदी, सामान्य हिंदी की बातचीत करेंगे। पहला प्रश्न आपका हिंदी में आता है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो आप कहेंगे हिंदी उर्दू मिश्रित है। हिंदुस्तानी भाषा कैसी है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिश्रित रूप से हैं, तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है, ठीक है। देखो, कहा गया पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। इसमें संस्कृत के तत्सम और आपके अरबी फारसी के शब्द कम होते हैं। आगे देखो, कहा गया पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ पर ए भी, मागधी भी और अर्धमागधी दोनों सही आंसर, ठीक है। तो एक आनी चाहिए थी, वैसे यहाँ पर दोनों आंसर्स माना गया। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक हिंदी भाषा का इतिहास संस्करण 2007 में कहा गया पृष्ठ संख्या 40 पर यह इंगित है कि पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी
अपभ्रंश, अपभ्रंश या अर्धमागधी प्राकृत से विकसित, जिसमें कुछ अंश आपके सौरसेनी या सौरसेनी का तथा अधिकांश मागधी का है। किसका? मागधी का था, से विकसित है। इसी कारण आपके उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी ने इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों माना है। क्या माना है? जिनका ए था उसको भी सही माना गया, जिन्होंने सी लगाया उनका भी माना गया। आगे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कहा गया इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो नहीं है तो आप कहेंगे कौन सी नहीं है? बुंदेलखंडी राजस्थानी की बोली नहीं, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती है। ठीक है ना, मेवाती है। कहा गया राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी मारवाड़ी, ठीक है, और जयपुरी, मेवाती और मालवी आदि हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची? किसका? खर का। तो कहेंगे गधा। कौन है? गधा। तो खर का पर्यायवाची और कौन से हो सकते हैं? तो पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। तो खर का पर्यायवाची गधा, गंधर्व, धूसर, वैशाख नंदन, कहा गया आपके राशप और कहा गया आपके चक्रीवान। ठीक है ना, चक्रीवान आदि है। तो इनको याद करना है। किसको? इन सबको याद करके आपको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, मतलब संस्कृत जैसा है? तो स्थाई, तो आप कहेंगे स्थाई भी है, ठीक है, केतकी भी है, लेकिन केवड़ा और करेला नहीं है। ठीक है, आइए, तो केतकी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव केतकी केवड़ा होता है। तो वहीं पर लिखा है कि करेला तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आपका कारविल है। आगे किशोरी दास वाजपेयी ग्रंथावली भाग 4 में पेज नंबर 68 में स्थाई को तत्सम शब्द बताया गया। परीक्षा संस्था द्वारा कहा गया है इसके आंसर ए और सी दोनों माने गए हैं, और इससे पूर्व उत्तर कुंजी में केवल सी माना गया था, केतकी, स्थाई नहीं माना गया था, लेकिन बाद में ए और सी दोनों सही आंसर माने गए थे। ठीक है, अब बताएंगे। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब वो तत्सम है? कहा गया कसौटी, काठ, है ना। अब कसौटी और काठ तो सही होने वालों में से नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग। कसौटी और काष्ठ के आगे आते हैं काठ के। अगला क्वेश्चन है कार्य। क्या? तो कार्य क्या है? तत्सम है। ठीक है ना। यहां पर पूछा गया सर कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम पूछ रहा, वहां काट कर सीधा लिख लेना है भाई, क्योंकि कंफ्यूजन बड़ा होता है बाद में। थोड़ा सा प्रश्न पढ़ने के बाद हमें ये नहीं समझ में आता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो कहा गया कार्य तत्सम है, तो पूछ के रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम पूछ रहा था, जिसका तद्भव कारज या काज है से तद्भव शब्द, जैसे काठ शब्द का तत्सम काष्ठ होता है। क्या? काठ का काष्ठ होता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आता है कि आगे जंगम का, अच्छा ज्यादा हो गया, ठीक है, एक से कर देना। ओके। इतना कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इधर उधर से बस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, मे बी। हाँ, बस बस बस, ठीक है। चलिए, तो आगे जंगम का, किसकी बात कहेगी? जंगम का विलोम शब्द तो स्थावर होता है। क्या होता है? स्थावर। ठीक है, कहा गया जंगम का विलोम स्थावर। ठीक है, चेतन का विलोम अचेतन, जड़ का विलोम जड़ तथा शुकर का विलोम दुष्कर, कहा गया अगम का विलोम सुगम। क्या होता है? सुगम। तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं से उठा लेगा एक ना एक। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ इति। कहेंगे अथ शब्द का विलोम इति है, आदि का विलोम अंत है, और अर्थ का विलोम अनर्थ। ठीक है, अर्थ का विलोम अनर्थ है। तरल का विलोम, अब विलोम शब्द है, तरल का विलोम किसकी बात कहेगी? तरल। तो तरल का विलोम आप कहेंगे ठोस। क्या मतलब? कोई चीज बह रही या कोई चीज ठोस है। ठीक है, तरल का विलोम ठोस, सरल का विलोम कठिन, विरल का विलोम सघन, और अविरल का विलोम विरल होता है। क्या होता है? विरल होता है। तो जितने जितने विलोम है आप उन्हें जरूर हाईलाइट करके रखो। ठीक है, हाईलाइट करके रखोगे तो आपको याद करने में दिक्कतें नहीं होंगी।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। कहा गया कौन सा शब्द आपके उदार का विलोम है? उदार का, तो कठोर, बहुत उदार इंसान है, बहुत कठिन इंसान है भाई, उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। ठीक है, उदार, उदार का विलोम अनुदार भी होता है। क्या होता है? उदार का अनुदार, जिसका नजदीकी विलोम कठोर भी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा सी आंसर माना गया है, तो आप भी इसे मानकर चलेंगे। कहा गया कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? जलज के। किसके? आप कहेंगे जलज के, ठीक है ना? किसके होंगे? तो जलज के। तो कहा गया कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी? जलज के। तो जलज शब्द के अनेकार्थी जैसे कमल हो गया, मोती हो गया, पानी में उत्पन्न होने वाला आदि हैं। कहा गया दोपहर के बाद का समय, जैसे आप लोग कहते हो ना कि 2 बजे हम सोने का टाइम है, तो उसे आप क्या कहते हो? दोपहर। 12 बजे के बाद का समय दोपहर का बाद माना जाता है। 12 बजे तक दोपहर होती है। आप कहते हो ना गुड आफ्टरनून, तो मतलब 12 बज गया, 12 बजे तक आप क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग चलता रहता है, उसे आप अपहरण कहते हैं। क्या? अपहरण। ठीक है। कहा गया दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके अपहरण। ठीक है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर का समय आपके मध्याह्न कहलाता है। क्या? मध्याह्न। ठीक है ना, कि रात मतलब दोपहर का समय या दोपहर से पहले का समय, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, और दोपहर का समय जो बीच वाला होता है ना, तो दोपहर 12 बजे से पहले का समय आप कहते हैं ना, अरे सुबह टाइम 10-11 बजे तक आप सुबह टाइम चलेंगे, फिर कहते हो दोपहर में चलेंगे, कब? या मध्य में चलेंगे, है ना? फिर उसके बाद शाम वाला, मतलब 12 बजे के बाद शाम होने लगती है, दोपहर के बाद का समय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? किसकी बात कहेगी? स्त्रीलिंग है। तो आय, आती है, आय आता है। क्या? आय आती है। ठीक है। विवाद होता है, विवाद होती है, हमारे उसके बाद बीच विवाद होती है, नहीं विवाद होता है। ठीक है। सार दिखाया जाता है या सार दिखाई जाती है। सार, है ना, हमारा पूरा सार दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रूप खिलता है, रूप खिलती नहीं है। आप कहते हो ना मेरा हुस्न सा चेहरा, है ना, मेरा रूप खिलता है, खिलती है, मेरी रूप खिलती है, मेरा रूप खिलती है, नहीं बोलते हो, है ना? तो ये क्या है होंगे? ये आपके आप पुल्लिंग है। ठीक है। आ जाओ। आई होप आप समझ पाए होंगे हमारे समझाने से। अगर इतना समझ सकते हैं तो फिर आप हिंदी अच्छे से समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आय, स्त्रीलिंग है, जबकि विवाद सार रूप पुल्लिंग है, जैसा कि मैंने बताया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब समझना वैसे ही है जैसे मैंने बताया। स्पर्श, है ना, कोई चीज स्पर्श किया जाता है या की जाती है। आप मुझे स्पर्श कर रही हैं, आप मुझे स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है ना। लेख लिखा जाता है, दुख दिखाई देता है या दुख होता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तो तकलीफ होती है ना कि दुख होता है, दुख होती है। तो हमें बड़ा दुख होता है जब आप रोते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा खेद है, तो दुख होता है। गरिमा बनाई जाती है, गरिमा बनी होती है, गरिमा है या गरिमा होती है, तो गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है। तो अगर निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता की जाती है। तो सहायता की जाती है, हम बहुत से लोगों की सहायता किए, तो सहायता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो आगे सहायता शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पुस्तक, लड़का, पौधा शब्द बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। आगे कहा गया शिक्षक संज्ञा, देखो कहा गया शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो आप कहेंगे जातिवाचक। शिक्षा क्या है? एक जाति है ना, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। शिक्षक जो टीचर होते हैं वो कैसे? जाति है इनकी एक, ये एक टीचर है, अध्यापक है, इनका नेचर है अध्यापक। ठीक है ना। क्या कहेंगे? जातिवाचक। आगे देखो, सर्वनाम का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक नहीं है ना, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपको याद करना है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वह कहा गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर कहा गया आपके दीमसित,
ठीक है। दीम सित्स ने एक अन्य प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया जिसको संयुक्त सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कल बताया था ना, कौन। देखो कल वाले में भी कौन आया था। तो 11 सर्वनाम होते हैं भाई, याद कर लो कौन कौन से 11 होते हैं। देखो रिपीट हुआ ना, उसी दिन का पेपर उसी दिन रिपीट हुआ ना, तो आप कहेंगे मैं, तू, ठीक है। उसके बाद आप के बाद यह, वह, ठीक है। का गया जो, ओके। तो, ओके। आप कहेंगे कोई, ओके। आगे का आ गया कुछ, कौन, कौन, क्या, क्या। ये 11 हैं, याद कर लो भाई। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, क्या, है ना। तो ये 11 आपके दिए गए हैं और इनको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। आपको मैंने 11 कलर से करके दिखाया है, 10 कलर से फिलहाल, है ना। 10 ही कलर है मेरे पास, ठीक है। 10 कलर हैं, तो 10 बहाने करके ये ले गई मेरा दिल, तो 10 बहाने करके इन 11 सर्वनामों को आप याद कर लें। आगे आते हैं। वे आम के पेड़ हैं। वे किसके पेड़ हैं? तो आप कहेंगे वे आम के पेड़ हैं, ठीक है। मैंने कहा वे आम के पेड़ हैं। पेड़, तो वे क्या है? तो अभी बताया निश्चयवाचक, वे बताए गए। वे जो पेड़ है ना, वे आम के पेड़ है। मैंने कहा निश्चय है, वो आम का ही पेड़ है, वे आम के पेड़ है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे जैसे यह, वह, वे, यह, वह, वे, ठीक है। आज राम सेब खाता है। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बता। आ जाओ भाई। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? क्या बोलेंगे आप लोग? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो आप क्या बोलोगे? सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। सकर्मक क्रिया, ठीक है। आ जाओ आगे देख लेते हैं। इसका आंसर 20 हो गए, ओके। इस वाली लिस्ट में 20 तक थे, तीसरी लिस्ट थी ना, हाँ। आ जाओ भाई, अब इधर आते हैं हम लोग, देखते हैं आगे, ओके। तो क्या थी? सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो राम सेब खाता, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया कौन सी? सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन करता 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 है परंतु फल में कर्म पर पड़ता, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम सेब खाता है, क्या करता है? राम सेब खाता है, ठीक है ना। सेब पर पड़ रहा है, किस पर? सेब पर। इसमें खाना का प्रभाव कर्म मतलब सेब पर पड़ रहा है, ठीक है। आ जाओ। राम किताब पढ़ता है, तो क्या बोलोगे? राम किताब पढ़ता है, ध्यान से देना भाई। राम क्या कर रहा है? राम किताब पढ़ता है। तो आप कहेंगे कृत्यवाच्य, क्या? कृत्यवाच्य। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता या राम की प्रधानता है, यहां पर आपका कृत्य वाच्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्म, उससे खाना नहीं खाया गया, छात्रा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई। कहा गया बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, तो बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, है ना। किसमें? आप कहेंगे उपसर्ग मतलब आगे लगना। उपसर्ग कौन से होते हैं? तो जो पद से आगे लगते हैं ना, जैसे आपके कल तो विकल, ठीक है ना। कहा गया छक तो विचक, ठीक है। और पार तो व्यापार, तो इसमें क्या लगा है? विसर्ग लगा है, सॉरी उपसर्ग, विसर्ग, उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग किसे कहोगे? जो आपके शब्दों के आगे लगते हैं, है ना। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे लगते हैं। तो व्यापार कहा गया आपके विचक तथा विकल में वी उपसर्ग है, क्या है? वी उपसर्ग है।
जबकि विरासत में उपसर्ग नहीं है, रासत से विरासत नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा इस सब में वी अचक वीचक, और व्यापार में आपके वी, है ना, तो व्यापार। ओके, आगे तो आगे आपके घास फूस में किसकी बात कर रहे हैं, घास फूस की, ठीक है। तो घास फूस में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास है। कौन सा, घास फूस, ठीक है, द्वंद्व समास। कहा गया घास फूस, देखो ऐसे घास फूस में द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें अव्यय शब्दों के बीच आपके समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या का लोप होता है। किसका, घास और फूस, ऐसे घास इधर है और फूस इधर है, ठीक है ना, मतलब आपके कौन सा, तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक अव्यय लगता है। कहा गया मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे अर्ध विराम चिन्ह का। किसका, अर्ध विराम चिन्ह का। कहा गया मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम कैसे लगता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अर्ध विराम का चिन्ह है, ठीक है, क्या है, अर्ध विराम का चिन्ह है। जैसे हिंदी के कुछ विराम चिन्ह होते हैं, जैसे अर्ध विराम, कोष्टक, योजक चिन्ह, उन सब को क्या आप लोग पहचानते हैं, जरा बताएं कौन कौन से चिन्ह होते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, भिखारियों की क्या भीड़ होना, ठीक है। जैसे आपके पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, है ना, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इन सबको याद कर लेना, ठीक है ना। आइए, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े कहा गया दरवेश, किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, मतलब वो ऑलरेडी निर्धन है और उसी के द्वार पर खड़े होना। आप मियाँ मांगते द्वार खड़े दरवेश, लोकोक्ति का सही अर्थ किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना या भीड़ खड़ी होना। आगे आता है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का। मुझे प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, आप लोग करके देखो, हिंदी के 40 के 40 सही कर सकते हो, है ना। और ज्यादा कमजोर हिंदी है तो आप देखिएगा, हिंदी भास्कर एक चैनल है, तो वहां पर हिंदी की क्लास 9:30 बजे रात में चलती है, तो जाकर देख सकते हैं, है ना। मुझे वो सर भी अच्छे हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप वहां पर जाकर हिंदी भास्कर चैनल को विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया हिंदी पढ़ाई जाती है। आप लगातार 9:30 से 1 घंटे के आसपास की क्लास सर की डेली चलती है, तो आप लोग वहां पर विजिट करके देखो, और 40 के 40 हिंदी ना सही करके आए तो फिर बताना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, मतलब अभी आरओ के पेपर में तो ऐसा लग रहा था कि सर की ही पढ़ाई हुई हिंदी पूरा एग्जामिनर रख दिया है। आ जाओ, कबीर की कहा गया आपके उलट बासियों में कौन सा रस है, कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस है, आप कहेंगे अद्भुत रस है। कौन सा, अद्भुत। तो कबीर के उलट बासियों में सिद्धों का प्रभाव है जो अद्भुत रस से युक्त होता है। किससे, अद्भुत रस से। अवधि शिला का उस पर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी, कहा गया दृग जल धार में कौन सा, तो आप कहेंगे आपके बैरवे रोग। कौन सा, बैरवे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दोहा, छंद, बैरवे, ये रोला, ये सब याद करने पड़ेंगे, इसीलिए कह रहे हैं बढ़िया से व्याख्या के साथ पढ़नी है तो जाइए अमरनाथ सर की क्लास या हिंदी भास्कर चैनल विजिट करिएगा, यूट्यूब पर फ्री है। क्या है, फ्री है, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, डिटेल के साथ पढ़िएगा, और कंटेंट तो ऐसा है भाई कि अब कुछ पूछना ही नहीं है ना, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हो। आप सभी लोग हिंदी वाले सर, हिंदी भास्कर को, हिंदी भास्कर चैनल का नाम है, ठीक है। तो आगे उपर्युक्त पंक्ति में वैरवे छंद है। कौन सा छंद है, वैरवे छंद है। इस छंद में प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी, 7। तो गिनना पड़ता है आप सभी लोगों को, तो बैठकर बढ़िया से गिनिएगा और आनंद लीजिएगा ऐसी क्लासों का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं, बाकी आप सभी लोग डिटेल में, जैसे कि मैंने बताया, आप सभी लोगों को हिंदी वाले चैनल
हिंदी भास्कर सर को एक बार विजिट करके जरूर देखना, मेरे कहने से, जो लोग नहीं जान रहे। अक्सर तो लोग जान ही रहे हैं कि वहां पढ़ाई जा रही है। आइए, कहा गया सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई कई गई चोट में कौन सा अलंकार है? तो आप कहेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार। कहा गया उपयुक्त पंक्ति में यमक अलंकार, यहाँ पर सारंग का प्रयोग 5 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 5 बार हुआ है। और इन जिसमें 3 के अलग अलग अर्थ हैं। पहले सारंग का अर्थ मोर, दूसरे सारंग का अर्थ सांप, तीसरे सारंग का अर्थ बिजली है ना। आप सोचें, सारंग से देखिएगा, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक है ना, तो 3 अलग अलग है। तो इस यहाँ पर यमक अलंकार, कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। कहा गया प्रश्न 30 से लेकर 32 तक अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। ठीक है, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा आपकी व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए, सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। नोट, दिया गया अनुच्छेद अधूरा था जिस पर आधारित प्रश्न के सभी उत्तर प्राप्त नहीं थे, अतः उत्तरों की प्राप्ति हेतु तो अनुच्छेद को खोजकर पूर्ण किया गया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था, ये सच है ना। इसको आपकी घटना चक्र की बेहतरीन इस श्रृंखला ने पूरा करके दिया है। आ जाओ भाई, अब प्रश्न यहाँ पर है कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का, किसके? योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाए तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहा है। किसमें? विभिन्न क्षेत्रों की बात में। ठीक है, आगे देखो, वही बात यहाँ पर है। तो आगे आते हैं हम लोग और ध्यान से पढ़ते चलो। बहुत आप अगर देखो, आजकल आप नौकरी नहीं कर रहे हो, बेरोजगारी है, तो होम गार्ड जरूर डाल दो भाई ना। कुछ नहीं तो कुछ तो आएगा हाथ में। और इस बात को आप अनदेखा नहीं करें कि नहीं हम क्यों डालें, है ना, हम क्यों डालें। आ जाओ, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना, जिनके पास सच में नौकरियां नहीं है, जो प्राइवेट इधर उधर दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनसे पूछे इनका आलम क्या है। ठीक है ना, कि कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है, कितना मतलब अपने आप को पुष्टि दिखानी पड़ती कि मैं उपस्थित हूँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर दर दर के ठोकरे खाते रहोगे। दर दर की ठोकरे खाने का मतलब कि आपको प्राइवेट जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि काश कुछ अच्छा मिल जाए, तो फिर अच्छा ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी बीत जाती है और अच्छा नहीं मिल पाता है। कि अगर कोई अपनी जेब से 20,000 25,000 अगर सैलरी देगा, तो जाहिर सी बात है आपसे बहुत ढंग से काम लेगा। तो पढ़ लीजिएगा, अभी मौका भी है। अभी आप 20 साल 25 साल की एज के हैं आप सभी लोग, तो पढ़ लीजिएगा, साल 2 साल इसमें दे लो। थोड़ा सा अपने माता पिता का, भाई बहनों का सुन लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन पढ़ लेंगे तो जिंदगी बन जाएगी। तो आगे, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। तो किसे? उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके कर सकती है। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास जी को। वात्सल रस का, तो सूरदास को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्री कृष्ण जी के कहा गया बाल सुलभ लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया है। बाल सुलभ, ठीक है।
आगे आते हैं। तो आगे हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आगे हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति। इसके अतिरिक्त सूर साहित्य कालिदास की कहा गया, कालिदास की आपके लालायित योजना, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास साहित्य का मर्म आदि हजारी प्रसाद की कृतियां हैं। आगे आते हैं। कहा गया प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास, अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मंगल सूत्र। क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं और बार बार यूपीएसआई पूछता है। मंगल सूत्र प्रेमचंद्र का अपूर्ण मतलब पूरा नहीं है उपन्यास है। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि आदि इनके पूर्ण उपन्यास है। कैसे? पूर्ण उपन्यास है, तो याद करें। कहा गया रानी केतकी की कहानी, ईशा अल्लाह खां, है ना। रानी केतकी की कहानी, है ना, बहुत पहले से हम लोग इनके बारे में जान रहे हैं, आप लोग भी। किसकी प्रसिद्ध कहानी? तो ईशा अल्लाह खां जी की है। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की रचना है। इसे आपके कहा गया उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। किसके? उदयभान चरित के नाम से। जाके प्री न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? किसकी होगी? बताएंगे तो क्या बोलोगे? मुंशी प्रेमचंद्र जी की, या फिर आपके जाके प्री न राम वैदेही तजिए तही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, है ना। तो किसकी ये कृति है? आप सभी लोग बताएंगे, बोले। तुलसीदास जी की। कौन होंगे? तुलसीदास जी। ठीक है, आ जाओ भाई। इतना क्या सोचना तुलसीदास जी के बारे में ना, तो क्या बोलोगे? तुलसीदास जी के। जाके प्री न राम वैदेही वैदेही अतसिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, अर्थात जिसे राम सीता, बहुत ध्यान से, जिसे राम सीता प्रिय ना हो उसे छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना भी आत्मी क्यों ना हो। ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, क्या है? तुलसीदास की पंक्ति है। ओके। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो किस? तो आप कहेंगे अपूर्णा के लिए। किसके? अपूर्वा के लिए। अपूर्वा के लिए। कहा गया केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्वा वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है? नहीं किया, तो आप कहेंगे भारतेंदु। ठीक है। बाल कहा गया आपके बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन का तो किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादक राधा चरण गोस्वामी जी हैं। गलती मत करना कि भारतेंदु जी होंगे इनके संपादन। ठीक है, तो राधा चरण गोस्वामी जी, शेष इन्हीं की हैं। आगे आते हैं। तो आगे आपका गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे समालोचक। कौन सा? गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे समालोचक। 1902 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से समालोचक पत्रिका का संपादन किया। भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। कहा गया आपके नागरी नीरद के संपादक आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन तथा माधुरी पत्रिका का संपादन विष्णु नारायण आपके भार्गव ने किया। इसी स्लाइड से, इसी से, सिर्फ इससे गारंटी देते एक क्वेश्चन आने वाला। इसी से याद कर लो, जितनी लिखी है याद कर लीजिएगा। हिंदी के इन 40 क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से देखें आप लोग ना। अब आता है आपका मूल विधि। क्या आएगा अब आप सभी के समक्ष? मूल विधि, संविधान और फिर सामान्य ज्ञान। तो जैसे कि मैंने बताया कि मूल विधि में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, संविधान के 12 से 15 क्वेश्चन, और उसके अलावा देखो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि मूल विधि से 8 क्वेश्चन मिनिमम, 12 क्वेश्चन लगभग संविधान से मिनिमम, और 20 क्वेश्चन आपके जीएस से आते हैं। जीएस, पूरी सामान्य ज्ञान ना। ठीक है ना, तो याद रखना है। आइए आरपीसी की धारा हम लोग देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आईपीसी आरपीसी वगैरह मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है डिटेल के साथ। तो आगे आरपीसी की धारा
के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना धारा 154 के अंतर्गत बताया गया है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अनुसार थाना प्रभारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर या आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना है। निम्नलिखित में से बताएंगे आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? अधिकार, तो आप यहां पर सही आंसर क्या बोलोगे? भारत के राष्ट्रपति होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार किसे होगा? राज्यपाल को बिल्कुल भी नहीं होगा। पढ़ाया है बच्चा ना, राष्ट्रपति यहाँ पर है नहीं, तो पहले राष्ट्रपति खोजो ऑप्शन में, कहीं पर ऑप्शन में राष्ट्रपति अगर आपको दिख जाए तो ऑप्शन नंबर बी तक तो नहीं है, सी और डी में देखते हैं चल के, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, बहुत ही सटीक आंसर से आपका होना चाहिए और बहुत लोग इसे गलत करते हैं क्योंकि राज्यपाल जानते हैं। मानवाधिकार अधिकार संरक्षण 1993 की धारा 23 के अनुसार राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष तथा या अन्य किसी सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं। उल्लेखनीय कि राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया और आधार एक ही है, एक ही जैसे हटाए जा सकते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए कहा गया प्रावधान किया जाता है, किसके अनुसार प्रावधान किया जाता है बताएं? कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा या राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा, मानवाधिकार न्यायालय के द्वारा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, जिला मानवाधिकार आयोग नहीं है। कहा गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, अब आपको बढ़िया से याद रखना है धारा, तो कहा गया 3 से 20 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, धारा 21 से लेकर 29 तक राज्य मानवाधिकार आयोग, 30 से 31 मानवाधिकार न्यायालय के बारे में प्रावधान, जबकि जिला मानवाधिकार आयोग के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। पढ़ाया है जब मैंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पढ़ाया है डिटेल में, तो जाकर के अगर क्लासें नहीं देखी तो मूल विधि की अलग प्लेलिस्ट बनी है, 12-13 क्लासें बढ़िया से एक 1.5 घंटे की, आप चाहो तो एक साथ देख लो है ना, और कंटिन्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे करो, बस आप पढ़ लो भाई है ना, मुन्ना लोग आप लोग पढ़ लो है ना, और पढ़ के कुछ करो। आगे आता है, कहा गया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को और समाप्त या सीमित करने के लिए अधिकार नहीं होंगे। तो आप कहेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, अगर पूछ लिया जाए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला कब आया, कौन बताएगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला कब आया? आप कहेंगे 1967 में। ठीक है, 1967 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहा गया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सूचना के मामले में सर्वोच्च न्यायालय 6-5 के बहुमत से दिए गए निर्णयों द्वारा अब निर्धारित किया गया कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, कहा गया भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार, किसकी बात करें? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आपका कौन सा पोर्टल, तो जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर राजस्थान राज्य। ठीक है ना, आ जाओ भाई। 2019 में राजस्थान सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी नागरिक प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे जानते रहें। किस राज्य ने? राजस्थान ने। आगे देखो, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, बड़ी समस्या वाली बात है ना, देखते तो हो। और यहाँ से आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं बहुत से बच्चे सिलेक्शन लेके निकलेंगे, लेकिन वो यहाँ क्रेडिट नहीं हम लेना भी नहीं चाहते। अच्छी बात है, आप मेहनत करें, आप निकलें,
लेकिन कम से कम सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के जुर्माना कितना हो गया, तो 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत यदि किशोर, मतलब किशोर जानते हो, जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, किशोर द्वारा प्राप्त यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो किशोर के संरक्षक या मोटर वाहन के स्वामी को उल्लंघन का दोषी माना जाता है और ऐसे संरक्षक या स्वामी 3 वर्ष के लिए कारावास और 25,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होता है। इसके साथ ही किशोर पर आगे आपका जुवेनाइल जस्टिस के तहत मुकदमा चलेगा और वह वाहन होगा, वाहन का पंजीकरण भी रद्द हो सकता है। धारा 199 का के अंतर्गत ये बात कही गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, किसकी बात? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आती है। किस? धारा 11। यूपीएसआई 2021 का 12 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पेपर करा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएसआई 2025 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप लोग सीखें, जाने, और ये क्वेश्चन नहीं बदलने वाले। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन 2-4 मिल जाए आपको। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 11 में सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन है। इसके अनुसार सलाहकार बोर्ड अपने समझ प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात कागज संबंध व्यक्ति के निरोध के दिनांक 7 सप्ताह के भीतर या अपना प्रतिवेदन समुचित सरकार को देगा। आगे आते हैं। अब आगे तहसीलदार के पास की शक्ति होती है संबंधित गांव की या अडगल या आपके पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करने और जांचना बिल्कुल होती है। स्थानीय तौर पर क्या कहेंगे, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि ये फसलें आपके अडगल पहचानी या पहचानी के अनुसार उगाई गई हैं कि नहीं। अनाधिकृत अनाधिकृत अतिक्रमण और गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो आप कहेंगे ए बी सी सभी सही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे आते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा आप करेंगे? 2013 की बात कही गई है। तो जिला अधिकारी कहीं पर है क्या? तो समाहर्ता के द्वारा। किसके द्वारा? जिला अधिकारी या आपके उपायुक्त के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं और कुछ यहाँ पर अच्छा सा अगर ऑप्शन बना होगा तो वो भी सही हो सकता है, मे बी। अच्छा, ओके ओके, अभी पीछे ही क्वेश्चन, फिर इसमें तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन उधर ही होंगे। ओके, हम लोगों ने, चलो आ जाते हैं। थोड़ा सा इसमें खोजने बीनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, इधर रहा होगा, ठीक। तो क्या बोलोगे? आप कहेंगे जिलाधिकारी या समाहर्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, आ जाओ भाई। तो समाहर्ता या जिलाधिकारी इसे कहते हैं, ठीक है। तो 2013 की धारा 26 के अनुसार आगे देखो। तो आगे अब देखो कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन निकले। मैंने मिनिमम 8 क्वेश्चन बताया ना। आ जाओ। तो आगे अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो आप कहेंगे समानता का। किसका? समानता का। तो आगे प्रस्तावना में दिए गए शब्द समानता का तात्पर्य राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, अतः समानता का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। विशेषाधिकार नहीं है इसमें, बंधुता आपके विशेषाधिकार है, स्वतंत्रता विशेषाधिकार है, लेकिन आपके समानता विशेषाधिकार नहीं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सर्वोच्च है? अगर यहाँ पर संविधान है तो संविधान, अगर जनता होती तो जनता इंपॉर्टेंट होती, मतलब सर्वोच्च होती, लेकिन संविधान है तो इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, भारत में आपका आप कहेंगे संविधान सर्वोच्च, लेकिन जनता, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया ये नियम है, ये संविधान है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित? तो आर्टिकल 19(1) का बी, आर्टिकल 19(1) का बी, ठीक है।
आर्टिकल 19 एक का बी में क्या क्या, या आर्टिकल 19 एक के ए में क्या, आर्टिकल 19 एक के सी में क्या, आर्टिकल 19 एक के डी में क्या, है ना, बताएं सारे आर्टिकल क्या क्या होंगे, लिखें। कहा गया भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आर्टिकल 19 एक के बी में सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक निरायुद्ध, मतलब युद्ध नहीं करना, सम्मेलन का अधिकार प्रदान किया। यदि मामला सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो तो सरकार स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सीमित नहीं कर सकती है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तो आइए बताते हैं आर्टिकल 19 एक के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को अपने विचार और राय को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 एक के बी में शांति पूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 एक के सी में संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 एक के डी में भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 एक के ई में भारत के किसी भी हिस्से में निवास, मतलब बसने का भी अधिकार, यह स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 19 एक के एफ में संपत्ति का अधिकार था। और यह अनुच्छेद अब आपका समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और आर्टिकल 19 आप कहेंगे जी में, आर्टिकल 19 एक के जी में पेशा या व्यापार या व्यवसाय या कारोबार करने की, कहीं पर भी, अब कहीं घूमने गए हैं, है ना, संघ बना लिए हैं, तो अब व्यक्त कर रहे हैं, तो आप वहां पर व्यवसाय भी कर सकते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, ठीक है। तो 6 की 6 मैंने बता दी। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में सन 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन या 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। पहले ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत आया करता, अब आर्टिकल 21 एक के अंतर्गत या आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, ठीक है। ये बातें कल भी मैंने बताई और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के निःशुल्क, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन आता है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ये आपकी छोटी छोटी ड्यूटियां हैं और इन्हें आप करते चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू किए थे हम, अभी तक चल ही रहे हैं, देखते हैं कहां तक जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए राज्यसभा में, कहां पर राज्यसभा, तो आप कहोगे 30 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष, विधानसभा में, विधानसभा की बात कर रहे हैं 25 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। क्या करोगे 35 वर्ष। आ जाओ भाई, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 84 के अनुसार राज्यसभा में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा में 25 वर्ष होनी चाहिए। सारी एज बता दी मैंने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, आर्टिकल नंबर 124 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा होती भाग नंबर 5 में, कहां पर, भाग नंबर 5 में, अध्याय नंबर 4 में, कहां पर, 4 में। आ जाओ भाई, तो आपके कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसका सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सहित अधिकतम संभावित संख्या कितनी हो सकती है, अभी तो 34 है और इसे बढ़ाने का मौका संसद को दिया जाता है। कौन बढ़ा सकता है, संसद। अभी 34 है, 33 एक मुख्य न्यायाधीश है। अभी आपके भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। कौन बने, कौन से क्रम के, 53वें क्रम के हैं। कल भी मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया था, बताएं 53वें कौन से बने हैं। आप में से कितने लोग बता सकते हैं सूर्यकांत जी के बारे में, 53वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ठीक है। आ जाओ, अच्छा अगर पूछ लिया जाए कि भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, कमेंट कर। वर्तमान में टोटल कितने हैं, 34, कितने, 34 हैं, ठीक है। कमेंट करना, कमेंट तो करते नहीं हो तो क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मेरा पूछना कर्तव्य है तो कमेंट करना। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, है ना, झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग,
और अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यों के राज्यपाल करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 316 में प्रावधान है कि संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। यहाँ पर कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेंगे। यहाँ पर कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। तो अगर संयुक्त लोक सेवा, मान लो कई राज्यों का मिला करके या दो या दो से अधिक राज्यों का मिला करके राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ओके, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है तो 356, और वित्तीय आपात की या वित्तीय आपातकाल की तो आप कहेंगे आर्टिकल 360 में, है ना, आर्टिकल 360। अगर मैं पूछूं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस भाग में होगा या आपातकालीन किस भाग में होगा, संविधान के भाग किस भाग में होगा, क्या बोलोगे? भाग 18 में, सॉरी भाग 18 में। कहां पर दिया गया? भाग 18 में, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 में। ठीक है, 352 से लेकर 360 में कहा गया किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है। ठीक है, 74वां। ठीक है, तो इसमें शहरी बात किसकी की गई है? शहरों की, शहरी न आपके पंचायत की बात है, शहरी स्थानीय शासन की बात कही गई है, जो आपके जून 1993 से लागू होता है। ठीक है, आ दो भाई, आगे आते हैं। ठीक है, आपसे 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है, और 11वीं अनुसूची आपके 73वें संविधान संशोधन माध्यम से जोड़ी गई थी। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुल 18 अनुच्छेद है, और 243 पी से लेकर 243 जी तक प्रावधानित है। ठीक है, आगे 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। किसको? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना, ये भी आपके डीपीएसपी हैं या आपके नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहा गया 97वें या 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारतीय संविधान में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत। कहां पर? 43 खा के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पर लगभग कितने 11 क्वेश्चन आए, कितने 10 से शुरू हो गया था, 10वां और 20 तक हम लोग गए। ठीक है, 21वां आता है, 11 क्वेश्चन आपको दिखे। कितने क्वेश्चन? 11, 12 क्वेश्चन हम बताते हैं, मिनिमम 11 है। निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों की सृजन के लक्षण दिखते हैं? तो आप कहेंगे कंठमाला या गलगंड रोग। गलगंड रोग, आ दो भाई। कहा गया आपके कंठमाला या गलगंड रोग में लार ग्रंथियों के सूजन के लक्षण दिखते हैं। यह विषाणु के कारण होने वाला लार ग्रंथियों का एक गंभीर संक्रमण है। कंठमाला रोग कान के सामने और नीचे के कर्णमूली ग्रंथियों एवं लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। कहा गया MMR टीके से इस रोग को रोका जा सकता है। MMR टीका, तो MMR का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होगा? MMR का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट करना है ना, हर चीज को इग्नोर नहीं करते हैं। ठीक है ना, आ जाओ। कहा गया हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में। कब? तो आप कहेंगे 1336। हरिहर और बुक्का दो भाई थे सगे। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में स्थापना की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका संगम वंश कहलाता है। या क्या? हरिहर और बुक्का आपके काम्पली राज्य में मंत्री हुआ करते थे ना। आ जाओ, कभी इनकी कहानी बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी हरिहर और बुक्का। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना यूएसए अमेरिका या आपके कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसकी स्थापना वर्ष 1913, कभी कभी केवल वर्ष पूछता है,
इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित। इसके संस्थापक लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह आपके सराभा आदि थे। तो इनमें से कोई भी व्यक्ति पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। ओके, अब इधर से आते हैं इधर की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 24, ठीक है 24। ये वाला क्वेश्चन तो आपके आरओ तक में पूछा गया है भाई, पीसीएस भी पूछता है ना। तो ज्यामिति जनसंख्या वृद्धि और अंक गणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि, यूपीएसआई ने भी पूछ रखा है, मतलब 2021 का पेपर ही है और कुछ नहीं करा रहे हैं अब इसमें, और कोई क्वेश्चन पुराने हैं ही नहीं, केवल यूपीएसआई 2021 के पेपर है तो यूपीएसआई ने करा रखा है। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामिति जनसंख्या वृद्धि और अंकगणित खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामिति दर जैसे 1 2 4 8 16 32 64 से 128 256 से बढ़ती है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई जाए तो या 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। खाद्य सामग्री अंक गणितीय दर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अनुसार बढ़ती है। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? कहा गया सकल कुल आय कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल कुल आय कहा जाता है। ठीक है, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रश्न आना चाहिए कहीं ना कहीं ना, आप ही के पेपर में न दिख जाए, आप ही के शिफ्ट में। कहा गया आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को सकल कुल आय या आपके ग्रास टोटल इनकम कहा जाता है। सकल कुल आय की गणना में आय के 5 मद शीर्ष होते हैं। 5 मद कौन कौन से होते हैं? कहा गया है 5 मदों में वेतन से आय, गृह संपत्तियों की से आय, व्यापार और कहा गया प्रोफेशन से लाभ, पूंजीकरण पर लाभ और आय के अन्य स्रोत शामिल हैं। आगे देखो, कहा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो फेरवानी समिति। कौन सी? फेरवानी समिति। ठीक है, नेशनल स्टॉक पुराना स्टॉक है अपना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए फेरवानी समिति अध्यक्ष में एमजी फेरवानी द्वारा अनुशंसा की गई थी। इस अनुशंसा के फलस्वरूप 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आ जाओ भाई, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन, कहा गया एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं या उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों, पूर्व संचालन या पूर्व निगमन व आदि की जिम्मेदारी संभालता है? कौन? डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको। क्या करना है? याद करना है इनको ना, याद करोगे तो याद होंगे। पढ़ना, बार बार पढ़ना है इनको ना, बार बार पढ़ोगे तभी ये बन पाए। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कहा गया है कि आपके एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्तावों, पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों के आयात के लिए इक्विटी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों, पूर्व संचालन या पूर्व निगमन वे आदि की जिम्मेदारी संभालता है। कहा गया डीआईपीपी की स्थापना 1955 में की गई थी। वर्ष 2000 में उद्योग विकास विभाग के विलय के साथ इसका पुनर्गठन किया और जनवरी 2019 से इसका नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया है। तो DPIIT कर दिया गया है। ठीक है ना, आ दो भाई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो चरकुला लोक नृत्य। कौन सा? चरकुला। ठीक है, उत्तर प्रदेश चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रिज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। इस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर पर बहुस्तरीय तेल का दीपक रखकर नाचती हैं। ठीक है, अगर पूछ लीजिए बिहू कहाँ का होगा? बिहू असम का, असम का। कोलट्टम लोक नृत्य कहाँ का होगा? तो क्या बोलोगे, केरल का कि तमिलनाडु का? कोलट्टम। अरे भाई, ना केरल का होगा ना तमिलनाडु का, आप क्या बोलोगे? आंध्रा का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। लावा लोक नृत्य कहाँ का होगा? लावा। तो लावा लोक नृत्य कहाँ का बताएंगे? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में होता है। ठीक है, मिनिकॉय का है, या लक्षद्वीप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप ही लिखना चाह रहे थे। आ जाओ। कहा गया भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
या आपके सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब होती है? 1992 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहा गया भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना 1992 में की गई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। क्या है? एक वैधानिक निकाय है। जायद फसल ऋतु के दौरान होती है ग्रीष्म में, ठीक है। क्या होती है? ग्रीष्म में। ना आपके रबी फसल, ना आपके जायद फसल, ठीक है ना। जायद फसल की बात की गई, ठीक है। न खरीफ फसल, रबी और खरीफ के बीच में होती है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च से जून माह के मध्य होती है। आपके मार्च अप्रैल तक गेहूं कट जाते हैं, उसके बाद जायद फसल होती है, फिर उसके बाद जून जुलाई के बाद आपकी धान लगते हैं, ठीक है। तो यह फसल रबी फसल और खरीफ फसल के मध्य में बचने वाले समय के दौरान उत्पादित की जाती है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब जायद फसल के अंतर्गत ही आते हैं। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन, है ना। 78 पॉइंट समथिंग पाई जाती है, ठीक है। कहा गया पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन, है ना। सब संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। मौसम संबंधी सभी घटनाएं सोममंडल में होती है। आंधी तूफान आना, है ना, मतलब जो भी मौसम संबंधी जितनी, तो वो कहाँ पर? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कहा गया सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो आप कहेंगे प्रशांत या पैसिफिक के रिम को, है ना। तो यहाँ पर एकदम भैया रिम बना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आग जलती रहती, क्या आग लगती रहती, जलती रहती है। आ जाओ भाई, आगे आते हैं। तो प्रशांत महासागर या प्रशांत रिम। कहा गया सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण प्रशांत या पैसिफिक के रिम क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। क्या? रिम ऑफ फायर। कहां पर? प्रशांत क्षेत्र को। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। आकार की दृष्टि में पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप स्थित है। कहां पर? तो आप कहेंगे मोनालुआ में या मोनालुआ में, ठीक है। कहा गया साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को प्रदान किया गया तो अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी के द्वारा, ठीक है। याद करना है और ये प्रश्न आपको याद करने चाहिए। दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऊर्जा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और लिंग संवेदीकरण को बढ़ावा देने हेतु तो साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी मंच को अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी और आपके यूएस इंडिया का गया आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक हथियार पर समझौता कन्वेंशन कब आता है? तो 1975 में। कब आता है? 1975 में। जैविक हथियार पर समझौता कन्वेंशन 1975 से लागू होता है। जैविक हथियार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर अप्रैल 1972 में किया गया। भारत ने 15 जनवरी 1973 को इस पर हस्ताक्षर किए। कहा गया यह संधि जैविक हथियार को प्रयोग पर रोक लगाती है, ठीक है। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? सन 2000 में। इसी से काट करके उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। तो आप कहेंगे कब? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड पहले इसे उत्तरांचल कहा जाता था, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य बना था, उत्तर प्रदेश अधिनियमित हुआ था। आज एक क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आता है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगावाट में कितने? तो आप कहेंगे 1024 मेगाबाइट्स होते हैं 1 गीगाबाइट में। मतलब 1 जीबी में 1024 एमबी होता है। बस ऐसे याद करना है, 1024 एमबी होता है, ठीक है। तो कहा गया कंप्यूटर शब्दावली 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट मतलब 1024 जीबी, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट केबी होता है, ठीक है। क्या होता है? केबी होता है। आगे देखो, तो आगे निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कूट लेखन अनुवाद के लिए कहा गया आपके स्ट्रोग्राफी, ठीक है। सूत्र लेखन के लिए कहा गया सूत्र लेखन के लिए और कूट लेखन संदेश सामग्री और आवरण के लिए आपके स्ट्रोग्राफी सूत्र लेख के लिए। तो अब कौन सी बात सही है? यहाँ पर 37 का सही आंसर देना है, ठीक है।
37 का। आगे आ गए, आगे भी है आपका, कहा गया कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए आपके स्ट्रोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाती है। तो यहाँ पर बी और सी सही है ना, ए मतलब ऑप्शन सी। किसी अक्षर शब्द मतलब दो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन याद कर लो भाई, दो आते हैं लगभग ना। किसी अक्षर शब्द आदि किसी को सांकेतिक भाषा में लिखने की क्रिया को कूट लेखन या कोडिंग कहते हैं। किसी भाषा में लिखे अक्षर शब्द आदि को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की क्रिया को कूटवाचन या डिकोडिंग कहते हैं। यह केवल कोडर और डिकोडर ही जान पाता है कि कूट भाषा में क्या संदेश भेजा गया। आशलिपि या शॉर्ट हैंड कागज लिखने की एक विधि है जिसमें सामान्य लेखन की अपेक्षा अधिक तीव्र क्या होती है, अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। आशलिपि में लिखने की प्रक्रिया आशलेखन या आपके स्टेनो कागज स्टेनोग्राफी कहलाती। क्या कहलाती? स्टेनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। इसे आपके कहा गया मेलवेयर अटैक कहते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर का, तीसरा क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में। तो मालवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। निम्नलिखित में से किस देश ने वान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया? अफगानिस्तान। आज अभी एक भी करंट का क्वेश्चन नहीं मिला है और लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन करंट का नहीं है तो प्लीज करंट के पीछे मत भागना, मत दौड़ना। किस दो को आधुनिक उद्योग के रीढ़ कहा जाता है? तो आप कहेंगे लोहा और इस्पात को। किसको? लोहा और इस्पात को। ये थे आपके 40-40-80 क्वेश्चन आपके जीएस और हिंदी के। जानदार शानदार आपके लिए क्लास प्रस्तुत किए। तो 40 क्वेश्चन आपके जीएस के प्लस 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के मैंने करा दिया 80 क्वेश्चन, और इन्हें रिवीजन कर लो क्योंकि करंट है ही नहीं बाबा। एक दो क्वेश्चन करंट के होगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो, ठीक है ना। क्योंकि जीएस में 40 में 38 क्वेश्चन आपको करने का मौका मिल रहा है, तो आप करिए जीएस 38 क्वेश्चन जी, और हिंदी के तो 40 के 40 अटेम्प्ट करिएगा, मौका है आपके पास। ठीक है, साथ में अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी कर लीजिएगा। और अगर आप सभी लोग यूपी होमगार्ड के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जो कि मात्र और मात्र 21 रुपए अभी फीस है और जो आगे बढ़ भी जाएगी, तो उसके लिए आप सभी लोग फटाफट दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, है ना, और आप जान भी सकते हैं। ठीक है ना, आपको यहाँ पर यूट्यूब पर ही क्लासें दी जाएंगी। ठीक है, कहीं और क्लासें नहीं दी जाएंगी। तो आप सभी लोग जानते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और क्लास को ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। क्लास कैसी लगती है इसके बारे में भी आप जरूर बताते चलिएगा। यूपीएसआई 2025 के लिए आप लोग कमर कस लीजिएगा। अब इस बार मौका है, इस बार दस्तूर भी है, तो सीट पक्की करने के लिए तैयार रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान भी रखना है। थैंक यू सो मच।